स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो एनुअल सेकेंडरी एग्ज़ामिनेशन बोले तो क्लास 10वीं का जो है आपका सब्जेक्ट आप देख पा रहे होंगे विज्ञान, जो 20 फरवरी को होने वाले एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड वीवीआई प्रश्न या आप कह सकते हैं एमवीवीआई प्रश्न या फिर कह सकते हैं आपके वैसा ही प्रश्न जो परीक्षा में आएगा वही आप सबों को हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट आप अवश्य करेंगे। चलिए तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। तो हम लोग आ चुके हैं, ठीक है, हम लोग आ चुके हैं। एमसीक्यू प्रश्न सबसे पहले देखेंगे। पहला दिया हुआ है कि कौन दर्पण आभासी सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो क्या क्या बोला, ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले आभासी दर्पण की बात हो रही है। किसका बात हो रहा है? दर्पण। तो आभासी और सीधा और छोटा, तो आप ये जो कंडीशन फॉलो होता है, ये कंडीशन जो मैच होता है वो है उत्तल दर्पण में। किस में है? उत्तल दर्पण में। ठीक है, चलिए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो आपको ये पता होगा, कमेंट कीजिए फटाफट। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है, कितना? 2 नियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिया गया है यहाँ पे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आपको पता होगा, क्योंकि ये जब शुरू किया होगा चैप्टर ना उस समय ही आप सबों को बता दिया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो बता दें कि काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है। कितना है? अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है। तो लेंस की क्षमता क्या होगा? तो लेंस की क्षमता क्या होगा? कितने डायोप्टर होंगे? तो देखिए इसका लेंस की क्षमता जो होगा वो होगा, अवतल लेंस है इसलिए -0.5 डी, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे दिया गया है, कहता है कि सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी का मान होता है। तो न्यूनतम दूरी का मान क्या होता है? तो देखिए एक तरुण वयस्क के लिए न्यूनतम दूरी का मान 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया? 3 में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किस लेंस का उपयोग होता है? तो निकट दृष्टि, निकट दृष्टि, निकट दृष्टि। तो इसके प्रयोग, इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे देखिए, एम्पियर किसका एसआई मात्रक है? तो एम्पियर किसका एसआई मात्रक है? तो आप सबों को पता होगा कि धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे प्रश्न दिया गया है, कहता है कि 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोधक को पासर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोधक कितना प्राप्त होगा? तो सबसे पहले प्रश्न क्या बोला? बोला कि 5 ओम, मतलब कि ऐसे ही तुरंत बैठाना है 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। इसका एलसीएम 30 निकल गया। यहाँ पे 6 जोड़ 3 जोड़ 1, 6 4 10, यहाँ से कट जाएगा 10/30, कट गया 1/3, मतलब आर का वैल्यू जो है आपका 3 निकल के आया, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिया गया, कहता है कि चालक तार में धारा की दिशा पश्चिम से पूरब है, तो तार के नीचे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। मतलब चालक तार में धारा की दिशा किधर है? पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, मतलब पश्चिम से पूरब। ठीक है, तो तार के नीचे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, तो तार के नीचे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो देखो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो दक्षिण से उत्तर होगा। क्या होगा? दक्षिण से उत्तर, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। प्रश्न दिया गया है, कहता है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है? तो
या इसके अंदर में सभी बिंदुओं पर समान होगा। क्या होगा? सभी बिंदुओं पर समान होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। दिया गया है, प्रश्न दिया गया है, कहता है देखिए, अब यहाँ से हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। दिया गया, पारितंत्र में ऊर्जा के प्रभाव अचक्रीय होते हैं कैसे? जो पारितंत्र होते हैं उसमें पारितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव अचक्रीय होते हैं कैसे? तो देखो अचक्रीय होते कैसे? सूर्य की विकिरण ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण के समय रासायनिक बंधन ऊर्जा के रूप में भोजन में संचयित हो जाती है। यह ऊर्जा आहार श्रृंखला के माध्यम से सर्वोच्च उपभोक्ता तक पहुंचती है। सर्वोच्च उपभोक्ता की मृत्यु और अपघटन के बाद यह ऊर्जा मुक्त होकर वातावरण में चली जाती है। इस प्रकार पारितंत्र से ऊर्जा का प्रवाह अचक्रीय होता है और ये चलते रहता है। ठीक है, तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अचक्रीय होता है कैसे? आप तो समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और VVI क्वेश्चन। जरा दृष्टि दोष क्या है? इसका उपचार किस प्रकार के चश्मे से होता है? तो जरा दृष्टि दोष किसको कहते हैं? जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती है, मतलब जिस तरीके से आपका आयु मतलब समझ रहे हैं, एज बढ़ती है, आँख की सिलरी या जिसको पछांभी, ठीक है, पछांभी पेशियाँ कहते हैं, सिलियरी पेशी या पछांभी पेशी कमज़ोर होती जाती है। जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा आँख की से पछांभी पेशियाँ कमज़ोर होती चली जाएगी, तथा नेत्र का लचीलापन भी घटता जाता है और नेत्र का जो लचीलापन है वो भी घटता जाएगा। इसके कारण नेत्र लेंस के मोटे या पतले होने की क्षमता अर्थात असमंजन क्षमता कम हो जाती है। फलस्वरूप पीड़ित व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है और ना ही नज़दीक की वस्तु को साफ देख पाता है। आँख के इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, जरा दृष्टि दोष आप समझ गए। जरा दृष्टि दोष किसको कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं कि नज़दीक की वस्तु ना दूर की वस्तु ये देख पाएगा, इसको जरा दृष्टि दोष कहेंगे हम लोग। ठीक है, समझ गए। चलिए अब उपचार समझ लेते हैं। तो इसका उपचार क्या है? इसमें इसका उपचार जो है वो बायोफोकल लेंस, द्विफोकसीय लेंस जिसको कहते हैं उसको लगाया जाएगा। अब द्विफोकसीय लेंस क्या होता है? तो द्विफोकसीय लेंस जो होता है जिसमें अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों का मिलावट होता है। ठीक है, तो चलिए आप इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसका उपचार क्या है। तो इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसीय बायोफोकल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक लिख के आप आंसर इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। इसमें से देखिए आपको हम ये इस भाग से समीकरण को संतुलित करने में से आपको ये नहीं कह रहे हैं कि बस यही प्रश्न आएगा, क्योंकि आएगा तो ज़रूर, लेकिन यही नहीं, इसमें कुछ बदलाव होगा। लेकिन संतुलित करने के लिए 3 नंबर आपको पूछा जरूर जाएगा, आपके परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब संतुलित करना पहला है HNO3 + CaOH का होल 2 अभिक्रिया करके बनाता है CaNO3 × NO3 का होल 2 + H2O। तो इसको संतुलित करना है। तो देखो सबसे पहले हाइड्रोजन देखिए, इधर कितना है बराबर के इस साइड में, यहाँ 2 और एक यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। इधर कितना है देखिए, यहाँ पे इधर वाला में 1 हाइड्रोजन है। अब कैसे होगा? तो होगा ऐसे, जब इसमें हम लोग इस जगह पे 2 बैठाया तो इस जगह पे 2 हाइड्रोजन और 2 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, और इधर यहाँ पे भी 2 अगर बैठा देंगे तो 2 नहीं 4 हाइड्रोजन तो संतुलित हो गया। उसी तरीके से नाइट्रोजन को हम लोग देखेंगे N, तो इधर 1 N है और 2 से गुना किए तो 2 N हो गया, और इधर भी यहाँ पे NO3 का होल 2, तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी N के साथ × है तो 2 N, ये बराबर है। ठीक है, फिर देखिए CA बराबर है, ये संतुलित हो गया। ठीक है, और इसमें देखिए NaOH + H2SO4 अभिक्रिया करके बनाता है N2SO4 + H2O। तो देखिए इसमें क्या है कि Na इधर 1 है, इधर Na 2 है। देखिए इसमें 2 Na है, यहाँ पे 1 Na है, तो यहाँ पे 2 तो गुना करना पड़ेगा, इसलिए इस जगह पे अब 2 बैठा दिया गया है। जब Na को 2 से गुना करेंगे तो हाइड्रोजन बढ़ जाएगा। बढ़ कैसे जाएगा सर? तो यहाँ पे 2 × H, 2H और 2H 4H हो गया, और इधर कितना है 2H सिर्फ दिया गया है। इसको 2 से अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, संतुलित हो गया। ठीक, अब देखिए इजी वाला जो है CH4 + O2 अभिक्रिया करके बनाता है CO2
H2O, ठीक है। तो देखो इस जगह पे 2 बैठा दिए, इस जगह पे 2 बैठा दिए, संतुलित हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न दिया गया है, कहता है अनुवांशिकता में डीएनए की क्या भूमिका है। अनुवांशिकता में डीएनए की क्या भूमिका है, अथवा डीएनए अनुवांशिकता का आधार है कैसे, प्रश्न घुमा के पूछा जा सकता है। तो देखो अनुवांशिकता में डीएनए की बहुत बड़ी भूमिका, निम्नलिखित भूमिका है। पहला, यह एक अनुवांशिक पदार्थ है जिसके नाइट्रोजन युक्त क्षारों की व्यवस्था में कूटबद्ध होते हैं, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा और जूम कर लें, हाँ जूम नहीं थोड़ा सा घटा देते हैं। दूसरा है कि यह द्विगुणीय द्वारा, मतलब इसमें 2 गुण द्वारा अपनी अनुकृति बनाता है जो जनन के माध्यम से संतान में पहुंचती है। यह विभिन्नताएं भी उत्पन्न कर सकती है। यह प्रतिलेख द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है जो प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। प्रोटीन से नए शरीर की रचना होती है और यह जैव रासायनिकों के संश्लेषण को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी प्रश्न हम आप सबको बताए हैं, एमसीक्यू और या लिखित, ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। फिर मिलेंगे नए पार्ट लेकर, आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।